ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर और दुर्ग जिले का दौरा कर कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। राज्य सरकार अब वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करेगी। और पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने रायपुर स्थित अमर जवान स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विशेष सत्र के दौरान शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का उच्च स्तरीय दल इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। 3 सदस्यीय ये दल प्रदेश में कोरोना से बचाव की तैयारियों और प्रयासों की समीक्षा करने के साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सलाह भी देगा। केंद्रीय संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा ने बताया कि केंद्रीय दल के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को और बेहतर बनाना है। हमारा उद्देश्य राज्य के साथ समन्वय और सहयोग है। केंद्र और राज्य मिलकर के कोरोना पैंडेमिक के मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं। प्रयास यही है कि राज्य को किस किस्म के अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है और एक असेसमेंट का काम भी हमें करना था। तो हमारा उद्देश्य था कि कुछ जिले जहां पर इंडिकेटर्स जो हैं, जिन्हें देख करके लगता है कि कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है, हमने उन जिलों का भी विजिट किया है। केंद्रीय दल ने कोरोना के इलाज और होम आइसोलेशन की तैयारियों के संबंध में रायपुर जिले के विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय दल के सदस्यों ने आज दुर्ग जिले में भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों का जायजा लिया। संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा ने बताया कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य के स्तर पर पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। हमने पाया कि राज्य के स्तर से पर्याप्त प्रबंधन के प्रयास किए गए हैं और हमने अनेक स्तर के अस्पतालों का भी विजिट किया, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हो। हम मेकाहारा भी गए हैं। हमने जिला स्तर पर जो मैनेजमेंट के प्रयास किए गए हैं, होम आइसोलेशन के पेशेंट्स के घर जा करके भी हमने बात की, ये देखने के लिए कि जो व्यवस्थाएं सृजित की गई हैं उनका वास्तविक धरातल पर क्रियान्वयन कैसा चल रहा है और पेशेंट्स को जो सहयोग मिलना चाहिए जो होम आइसोलेशन में है वो मिल रहा है या नहीं। हमने जो रायपुर जिले में कल देखा, वहां पर व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं, क्रियान्वयन अच्छे से चल रहा है। इससे पहले कल राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले और अन्य अधिकारियों ने रायपुर स्थित राज्य कोरोना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में केंद्रीय दल के सदस्यों को प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अगले 4 सप्ताह के भीतर प्रदेश के लगभग सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का काम पूरा हो जाएगा। प्रत्येक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 400 बेड की उपलब्धता रहेगी। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ये हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में और 17 जिला मुख्य अस्पतालों में ये स्थापित कर लिए जाएंगे। टेंडर हो गए हैं और अब काम चालू हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि 4 हफ्ते में ये पूरा हो जाना चाहिए। हर जिला अस्पताल में 100 से 200 बिस्तर ऑक्सीजन पाइप सप्लाई के स्थापित हो जाने चाहिए। यहाँ का देख के केंद्र सरकार ने भी इसको अपनाने का सोचा है और फंडिंग करने का भी सोचा है। इस बीच राज्य शासन द्वारा मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में अधिकारियों की 100% और कर्मचारियों की 50% उपस्थिति में कामकाज होगा।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोंडागांव जिला कलेक्टर ने पेट्रोल पंपों में बिना मास्क वाले वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कबीरधाम जिले के सभी नगरीय निकायों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में संचालकों, उनके कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के सड़कों पर अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक में कहा है कि ग्राहकों और दुकानदारों को भी अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के साथ ही निश्चित दूरी का पालन करना होगा। दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में साप्ताहिक बुधवार बाजार पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है। कलेक्टर ने शर्तों के अधीन बाजार संचालन की अनुमति दी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में त्योहारों के इस मौसम में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में सामुदायिक स्तर पर कोविड सर्विलेंस के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। अभियान को इस साल के अंत तक हर सप्ताह चलाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सघन सामुदायिक सर्विलेंस के लिए गठित दल द्वारा ही ये अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण के विरुद्ध मास्क ही ब्रह्मास्त्र है का संदेश देने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मास्क बनाकर कीर्तिमान रचा गया। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने भिलाई के सेक्टर 10 स्थित ग्लोब चौक को प्रतीकात्मक स्वरूप मास्क पहनाकर आम नागरिकों से कोरोना काल में मास्क पहनने की अपील की। इसी तरह राजनांदगांव जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में चलाए जा रहे कोरोना सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कल दीप दिवस मनाया गया। इस दौरान घर आंगन में दीप जलाकर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करने के साथ ही स्वस्थ सेहत का उजियारा फैलाने का संदेश दिया गया। वहीं चौक चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली पद्मश्री शमशाद बेगम ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, कोविड-19 महामारी के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए आज से हम सब स्वयं अपने परिवार और समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव के लिए 3 सरल एहतियात उपायों को अपनाने का संकल्प लें। घर से कभी भी निकले तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार में या भीड़ वाले जगह पर जा रहे हैं तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें। साथ ही समय समय पर अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोएं। इन 3 उपायों को अपनाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने का निर्णय लिया है। खाद्य विभाग द्वारा वन अधिकार पट्टा वाले किसानों के पंजीयन के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है। खाद्य विभाग के सचिव ने ऐसे वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं जिन्होंने अपने पट्टे की भूमि पर धान की फसल बोई है। वर्तमान में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस बीच गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 86,000 से अधिक गोबर विक्रेताओं से खरीदे गए गोबर के एवज में 6वीं किश्त की राशि 9 करोड़ 12 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। इस योजना के तहत अब तक गोबर विक्रेताओं को 39 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल में 4 से 5 बड़े स्टील संयंत्र खोलने की सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में दंतेवाड़ा जिले से आए सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि इससे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बस्तर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र में 4 से 5 बड़े स्टील संयंत्र खोलने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अधिशेष चावल से इथेनॉल उत्पादन की दर 54.87 प्रति लीटर निर्धारित करने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान को सीधे इथेनॉल संयंत्रों को जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति प्रदान करने की मांग भी की है। इससे राज्य में लगने वाले इथेनॉल संयंत्रों को किसान सीधे धान बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि अधिशेष धान से सीधे इथेनॉल उत्पादन की अनुमति राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार अभियान भी जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज पतगवां, झाबर, नवागांव, टंगियामार, बारी उमराव, गाजन, कंचनडीह, पंडरिया और अमारू सहित विभिन्न गांवों का दौरा कर पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में प्रचार किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने धोबहर, बंधीरी, तरमोहली, पिपरिया, झिरनापोड़ी, मसूरी खार, डुगरिया, नगवाही और सिलपहरी सहित कई गांवों में जनसंपर्क कर अपना चुनाव प्रचार किया। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मुरमुर और कोटमी में सभाओं को संबोधित किया। इसी तरह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और विधायक नारायण चंदेल ने भी मरवाही में प्रचार अभियान में हिस्सा लिया और मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। इस बीच सामान्य प्रेक्षक जयसिंह ने कल कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में मरवाही उपचुनाव के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी किए जाने के निर्देश दिए। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग द्वारा मरवाही उपचुनाव के लिए IRAS आदित्य कमलाकर सोनकुंवर को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। वे प्रतिदिन शाम 5 से 6 बजे तक आम लोगों से मुलाकात के लिए PWD विश्राम गृह गौरेला में उपलब्ध रहेंगे। इस बीच फ्लाइंग स्क्वाड दल ने व्यय प्रेक्षक की मौजूदगी में मरवाही में शॉल और साड़ियों से लदी हुई गाड़ी को जब्त किया है। मरवाही उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। इसके पहले निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और शारीरिक निःशक्तता तथा कोरोना संक्रमण से प्रभावित मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक डाक मतपत्र वितरण, डाक मतपत्र से मतदान और डाक मतपत्र संग्रहण का कार्य कल 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। दूसरी ओर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है। संसदीय निर्वाचन के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 77 लाख रुपए और विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय सीमा 30,80,000 रुपए निर्धारित की गई है। आज पुलिस स्मृति दिवस है। पुलिसकर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1959 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने लद्दाख के दुर्गम दर्रों में अपने पराक्रम और बलिदान की गाथा लिखी थी। चीनी सैनिकों के साथ हुई इस मुठभेड़ में CRPF के 10 जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रायपुर स्थित शहीद वाटिका में अमर जवान स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर माना स्थित 4वीं वाहिनी CAF परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पुलिस के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर विपरीत परिस्थितियों में भी हर चुनौतियों का सामना बहादुरी से किया है। आज का दिन उन वीर जवानों की शौर्य गाथाओं की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस या सुरक्षा बलों के जवान स्वयं की जान की परवाह किए बिना जनता और देश की हिफाजत के लिए समर्पित होते हैं। ये अवसर एक ओर जहां देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के सर्वोच्च बलिदान पर गौरवान्वित होने का है, वहीं अपने बहादुर साथियों से बिछड़ने की याद में भावुक होने का भी है। पुलिस स्मृति दिवस पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
केंद्रीय नीति आयोग द्वारा बालोद जिले के विद्यालयों में भी अटल लैब की स्थापना की जा रही है। संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम चंदन बिरही में अटल लैब का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पर्यटन विभाग द्वारा राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सभी प्रतिभागी 25 अक्टूबर तक विभाग के ईमेल पर अपना डिजाइन भेज सकते हैं। विजेता प्रतिभागी को 10,000 रुपए पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। रायपुर जिले में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पद के लिए अनंतिम मेरिट सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 23 अक्टूबर तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। कोरिया वन मंडल के अंतर्गत सोनहत और देवगढ़ वन परिक्षेत्र के रजौली भैंसवार मार्ग में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। राजनांदगांव में स्टेशन पारा के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह ने आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन द्वारा शहर के चिन्हित स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने बिहार से मोटरसाइकिल कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर स्थानीय व्यक्ति से करीब 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर जिले में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,22,000 रुपए की नगद राशि जब्त की गई है। और दुर्ग जिले में भी मोहन नगर पुलिस ने क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर और दुर्ग जिले का दौरा कर कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। राज्य सरकार अब वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करेगी। और पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने रायपुर स्थित अमर जवान स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।